गिरफ्तारी देनी है वो इधर आ जाए। लोग गाड़ियों में बैठे भी, लेकिन ऊपर छत पे भी चढ़े, फिर बाद में उन्होंने टायर पंचर कर लिए तो फिर गाड़ी से निकल गए। कोई वो खुशी खुद गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो हम उसके घर के सामने मौजूद हैं। बहुत अफसोस और शर्म का मकाम है कि हमारे लीडर हजरात कोई जमान पार्क में सोए और कोई बंगलों में सोए हुए हैं और हम कारकुन आके गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ये है इनका जेल भरो तहरीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे जेल भरो तहरीक के हवाले से। जनाब, जेल भरो तहरीक का तीसरा फेज़ शुरू हो चुका है। पहले फेज़ में लाहौर में सब ने हाल देखा कि किस तरह से पुलिस स्पीकर्स के ऊपर ऐलान करती है कि जी मेहरबानी करके आ जाएं, वैन हाजिर है, ये घोड़ा ये मैदान। तो देखा हमने कि कारकुन सिर्फ सेल्फियाँ बनवाते रहे, फ़ोटो सेशन करवाते रहे। खुसूसी तौर पर ख़वातीन जो है तो तैयार होकर आई हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारी तस्वीर अच्छी से बनाना। तो BBC ने इसको रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जब उन्हें पता चला कि ये तो रिपोर्टर हैं तो उसके बाद वो शर्मिंदा नजर आई। फिर हम जाते हैं पेशावर की जाने। पेशावर में सूरत हाल ये रही कि एक जम्मे गफीर की सूरत में लोग सामने आए और ऐसा लग रहा था कि शायद वैन्स कम पड़ जाएंगी, लेकिन कुछ ही देर में जब वक्त खत्म हुआ तो देखा कि ना लीडर रहा। और उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि लीडर्स कैसे भाग रहे हैं वैन्स के अंदर से, और उनको जो फॉलो करने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, PTI के जो फॉलोअर्स हैं, वो भी उन्हीं की जो है पेशकदमी, जो उनको फॉलो करते हुए वो फिर वो भी नजर नहीं आए। और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट पेश की गई पुलिस की जानिब से IG को, और उन्होंने बताया कि जनाब इतनी तादाद में लोग आए तो जरूर थे लेकिन गिरफ्तारी किसी ने नहीं दी। हत्ता कि सूरत हाल यहां तक गई कि जो साबिक CM हैं उनके घर के बाहर भी पुलिस इंतज़ार करती रही कि शायद वो उनका कोई मूड बदल जाए, वो बाहर आ जाएं, वो गिरफ्तारी दे दें। लेकिन वो तो नदारत थे, वो नज़र नहीं आए। परवेज़ खटक साहब ने भी कुछ देर जो है वो जलवा अफरोज़ हुए, लेकिन उसके बाद वो भी चले गए। इसी तरीके से जो साबिक जो गवर्नर थे वो भी आए, लेकिन सेहत की खराबी का बहाना बनाकर थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वो भी वहाँ से रफू चक्कर होते चले गए। अब रावलपिंडी की सूरत हाल, तो रावलपिंडी की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अगरचे कोई इत्तलात मौसूल हो रही है के हवाले से, लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि गिरफ्तारी जो है ये खुद से वॉलंटियर होकर गिरफ्तारी तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब जेल भरेंगे हम इसके साथ साथ, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे ही दिन या तो इनके खानदान के लोग, घर के लोग, खवातीन या फिर बेटे बच्चे जो हैं वो सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे वालिदैन जो हैं या हमारे खावन जो हैं, असद उमर साहब की अहलिया वो भी सामने आ गई। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा वो भी सामने आ गया और उन्होंने कहा कि जी इनको इनकी जमानत के लिए वो अदालत में पेश हुए। और बड़ा एक दिलचस्प मुकालमा भी अदालत में और वकील के सामने हुआ कि बेसिकली आप कह रहे हैं कि जी इनको रिहा करें, ये इनको गिरफ्तार किसने किया था। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने जमानत ही करवानी थी तो फिर जेल भरो तहरीक शुरू क्यों करवाई? मकसद क्या था? मकसद आपका था कि स्टेट काम करने से रुक जाए, इदारे काम करने से रुक जाएं। क्या उसमें आप कामयाब हुए हैं? और अगर कामयाब नहीं हो सके तो फिर आपके पास, इमरान खान साहब के पास, PTI के पास, उनकी क़यादत के पास अगला ऑप्शन क्या होगा? और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या मैसेज गया है। PTI का जो जिसको कहा जाता है कि जो वोटर है, सपोर्टर है, जो यूथ है, उसको क्या मैसेज गया है। जनाब सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जनाब स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, शनीला अमार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब। लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद अनवर साहब और आज़म चौधरी साहब। जी पहला सवाल मेरा शनीला अमार साहिबा से होगा। शनीला अमार साहिबा फरमाइएगा, गिरफ्तारियों के बाद जमानत के लिए अदालतों से रुजू करना, क्या इन गिरफ्तारियों का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है? देखिए, तहरीकें वही कामयाब होती हैं जहां पे लीडरशिप खुद कुर्बानी देते हैं। अगर लीडरशिप जो है बख्तरबंद घरों में बैठे हुए जमानतों के लिए ख्वार होते रहेंगे, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत जाते रहेंगे, तो वहां पे फिर जो वर्कर है उसको क्या मैसेज जा रहा है और वो क्यों जेल में जाए और जाके मुसीबतों का शिकार हो और अपनी फैमिली को जो है बेयारो मददगार छोड़ दे। और वो लीडरशिप जो है जिसने कभी अपने कारकुनान का साथ नहीं दिया तो वो उनके घर वालों को संभालने के लिए तो नहीं जाएंगे।
और वैसे भी ये जो तहरीक थी आजादी की, ये लीडर आगे निकलते और जाके गिरफ्तारियां देते तो शायद हमें हजारों की तादाद में जो वर्कर थे वो भी अदालतों में जाते हुए नजर आते, लेकिन ये जो तहरीक थी ये भी मजाक बन गई उस आजादी की तहरीक की तरह ही। जैसे एक नाम नयाद आजादी की तहरीक चली थी जिसमें इस मुल्क को आजादी दिलानी थी, एक अजीम कौम बनाना था, और जिस मुल्क से आजादी दिलानी थी उसी के पास जाके उनके अपने जो लीडरान है फवाद चौधरी साहब जाके अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकातें कर रहे हैं और बड़े खुश होकर बड़े फख्र के साथ बता रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब भी अपनी इंटरव्यू के अंदर कह रहे हैं कि नहीं, मेरे खिलाफ अमेरिका ने तो नहीं साजिश की थी। अब वो साजिश जो है वो घूमती फिरती हुई जो पंजाब के निगरान सीएम है उन तक पहुंच चुकी हुई है, और आगे देखते हैं कि वो वहां से घूमते हुए किसके ऊपर जाती है। बहरहाल जी, जो लाहौर में हमने देखा था कुछ लीडरान ने गिरफ्तारी दी, कुछ कारकुनान ने गिरफ्तारी दी। अब उन्हीं लीडरान के जो घर वाले हैं वो पहुंच चुके हैं अदालत में जमानत देने के लिए और जो जज हैं वो भी उनसे वहां पे सवाल करें कि भाई आप तो खुद जेल जाना चाहते थे, आपने खुद कहा कि हमें जेल लेके जाएं, तो अब आप जमानत के लिए किस कह रहे? तो अब उनको कहा जा रहा है कि जी हमारी जो गिरफ्तारी है ये इलामती गिरफ्तारियां हैं, सारा कुछ इलामती चल रहा है। वजीर आजम थे तो वो भी इलामती थे क्योंकि बेबस थे, उनके पास इख्तियारात नहीं थे। आजादी की तहरीक की तो वो भी इलामती थी, और अब जेल भरो जो तहरीक है ये भी इलामती तहरीक हो गई है। तो खान साहब जो है अब मेरा ख्याल में कुछ थोड़े अरसे के लिए ना सियासत से रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि उनकी अब सियासत की जितनी चालें थी वो सारी नाकाम हो चुकी। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आपके लिए जमानतें हो और कारकुनान के लिए जेलें हो। और पेशावर का जो हाल था वहां पे तो कोई एक बंदा भी जो है वो जेल नहीं गया, वहां तो पुलिस खुद लीडरान के घरों के बाहर जाके ऐलान करती रही कि हम आ जाएं आके गिरफ्तारी दे दें। और जो लीडरान थे वो जेलों की जो कैदियों की वैन थी उसमें जाके बैठे और उसके विक्ट्री के निशान बनाते और फिर उतर के वो चले गए हैं। तो ये जो तमाशा है ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतशार फैलाने के लिए है, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा कि ये मुल्क चल क्यों रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा कि IMF से डील क्यों हो रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा कि चाइना मदद के लिए क्यों आ रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा कि UAE जो है वो यहाँ पे सरमायाकारी करना चाह रही, इनको अच्छा नहीं लग रहा कि सऊदी अरब यहाँ पे सरमायाकारी करना चाह रही, क्योंकि खान साहब इंतशारी सियासत पे यकीन रखते हो और सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो ये जो इनका नाटक है ये चलते रहेंगे, और लेकिन इन नाटकों में आपको जान नहीं रही है। नाटकों में आप कह रहे हैं जान नहीं रही। रावलपिंडी की सूरत हाल के हवाले से भी इतला जो सामने आ रही है, मुर्जा सोलंकी साहब फरमाइएगा, पुलिस बड़ी तैयारी के साथ बैठी हुई है, वैन्स भी हैं लेकिन वैन्स खाली हैं। सूरत हाल ये है, एक पुलिस वाला कहता है कि ये PTI के कारकुन है हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। ये PTI के कारकुन पुलिस वालों के साथ प्रैंक कर रहे हैं या इमरान खान साहब के साथ प्रैंक कर रहे हैं? देखें, पहले तो इसको समझें कि ये जो तमाशा शुरू हुआ है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि जो मुल्क के जो अहम तरीन जो मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाकर गुफ्तगू की जाए इस पाकिस्तान तहरीक इंतशार के बारे में, और उसके जो कायद हैं ज़मानत खान जो कि ज़मानत पार्क में छुपे बैठे हैं, ये उसका मकसद है। और एक हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि आप देखें ना कि 1/3 मुल्क पानी में डूबा हुआ हो, मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार हो, जो दहशतगर्दी का ख़तरा मौजूद हो, आज आपकी जो अपेक्स कमेटी है उसका इजलास हो मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से, लेकिन हम जो ये तमाशा है उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एक हद तक तो उनको कामयाबी हुई है, यही उनका मकसद है। इमरान खान और उसकी जमात सिर्फ प्रोपेगेंडा की सियासत करती है। जब वो इक़्तिदार में थे तब भी उनकी तवज्जो मुल्क की मईशत और बुनियादी मसाइल, गवर्नेंस, पार्लिमान, जमहूरियत उस पर नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा इजलास जो इमरान खान ने जिनकी सरबराही की जब वो हुकूमत में थे तो वो तर्जुमानों के इजलास थे। तो वो जीते हैं प्रोपेगेंडा के लिए, वो सांस भी प्रोपेगेंडा के लिए लेते हैं। उनको जो है वो एक ख़ास टीवी चैनल की लाइटिंग जो है वो पसंद है, इसीलिए वो रोज़ 2 झंडे लगा के अपने आप को एक खुद साख्ता वज़ीर आज़म बनकर घंटों घंटों जो है वो मीडिया पे तकरीर करते हैं। लेकिन जैसे उनके पिछले हरबे नाकाम हुए, आपने खुद ही बताया कि किस तरीके से ये बैकफायर हुआ। कारकुन जो नहीं आए और गिरफ्तारी नहीं दे रहे, मैं समझता हूँ कि ये कारकुन इंतकाम ले रहे हैं ज़मानत खान से, उनसे इंतकाम ले रहे हैं कि आप खुद तो नहीं आते और आप समझते हैं कि हम भेड़ बकरियां हैं। वो एक इनकलाबी लीडर कहते थे ना, हम कोई गुलाम है
तो कारकुन ये उनको जवाब दे रहे हैं कि हम कोई गुलाम हैं कि हम तुम्हारे कहने पे जाकर इन जेल की वैन में जाकर बैठ जाएं। तो ये हुआ है कि ये जैसे पिछले इनके हरबे नाकाम हुए, ये भी उसी तरह से नाकाम हुआ। और क्योंकि ताहिर नईम मलिक साहब बैठे हैं तो मैं जाते जाते ये कह दूं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। देखा बीमारी दिल ने आखिर काम किया। जी आलम जोई साहब, आपको इस पर सवाल करूंगा। ये फरमाइएगा जनाब के जो सियासी रहनुमा हैं वो कहते हैं कि हमने खुद इमरान खान साहब को मना किया है कि खान साहब आपने तो हमें डायरेक्शंस देनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, आपने नहीं आना, आपने वरना तो खान साहब वॉलंटियर कर चुके थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी होगी। अगर खान साहब वॉलंटियर कर चुके थे कि सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी होगी तो खान साहब जमानत लेने के लिए अदालतों में क्यों गए फिर? शुक्रिया यासर। देखें, सियासत सिर्फ ये नहीं है कि आपने इक़्तिदार के मज़े लूटने हैं। सियासत एक बड़ा मुश्किल काम है, ये कांटों से भरी हुई आपका रास्ता होता है जिसे गुजरना पड़ता है। पीटीआई के जो वर्कर हैं उन्होंने समझा था कि शायद ये एक मजाक है कि हम एक तहरीक चलाएंगे कि जेल भरो तहरीक, और वो हुकूमत उस पर कुछ नहीं करेगी, उनको ना गिरफ़्तार किया जाएगा ना उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि हुकूमत पूरी तरह तैयार बैठी है। हुकूमत ने तमाम तर इंतज़ाम कर रखे थे कि कौन सी जेल में कितनी उनके पास जगह है, कितने कैदियों को कहाँ भिजवाया जाना है। उन्होंने पूरी अपनी उसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर रखी थी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब लीडर आगे बढ़ते हैं तो कारकुन भी आगे बढ़ते हैं। सोलंकी साहब ने इस पर अभी रोशनी डाली कि देखें, कारकुन जो है अगर जो लीडर उनके आगे बढ़ते तो मेरा ख्याल है कि जेल भरो तहरीक शायद ऐसी सूरत हाल ना होती जो आज हम फेस कर रहे हैं। और जेल पाकिस्तान में आपको पता है कि पहले ही हमारे पास जो है ना कैदियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारे पास स्पेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। जितने लोगों ने गिरफ्तारी पेश की, और देखें उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। 3 MPO क्या है कि उनको कार्य सरकार में मुदाखलत है या नक्शे अमन है, उस चीज़ से बचने के लिए डिटेंशन पे उनको भेजा जा रहा है। अब जब आपने गिरफ्तारी दे दी, वॉलंटियरली आप गाड़ी के अंदर बैठ गए, उसके बाद हुकूमत ने जहां पर जिस जेल के अंदर जगह मौजूद थी आपको वहां भिजवा दिया। आप फिर उसके बाद जमानतों के लिए क्यों जा रहे हो? आप फिर ये क्यों दावा कर रहे हो जी उन्हें हब्से बेजा में रखा गया? भाई हब्से बेजा में तो नहीं रखा गया, उनको तो कानून के मुताबिक आप जब गिरफ्तार हुए, जो कानून पर लागू होता था उसके मुताबिक उनको जहां जगह मौजूद थी उस जेल में भिजवा दिया गया। इस पे आपको सब्र करना चाहिए अब थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर सियासी तहरीकें देखें तो उसके अंदर जो सियासी कारकुन है उसने बड़ा बड़ा सेक्रीफाई किया है, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और जेल तो उनके लिए बिल्कुल एक मामूल की बात होती थी, वो कभी घबराते नहीं थे जेलों से। लेकिन यहाँ पर तो एक दिन में घबराहट शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के कारकुनों को थोड़ा सा इस पे तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, क्योंकि ये तहरीक आपने खुद शुरू किया। मैं आपके प्रोग्राम की इसी में सातों से एक दफ़ा पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमें वो अभी तक वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिसने खान साहब को मशवरे दिए थे। माजी के अंदर भी वो बंदा वही तो नहीं है जिसके बारे में परवेज इलाही साहब ने भी कुछ फरमाया था कुछ दिन पहले। जेल भरो तहरीक का मशवरा देने वाला बंदा भी हमें तलाश किया जाना है। जी बिल्कुल, असल में ये सारे मशवरे जो है ना वो पीटीआई को इस मकाम पर लेके आए हैं कि आज देखें, अगर आपका कारकुन वाकई उसकी सियासी तरबियत होती और अगर वो इस मकसद के लिए सियासत कर रहा होता, इस नज़रिए के लिए कर रहा होता कि उसको मुल्क का मुफाद अजीज़ होता, मुल्क की इकॉनमी, मुल्क में सियासी जो बहरान है उसका हल अगर आपको मकसूद होता तो आज सूरत हाल डिफरेंट होती है। आपका कारकुन भरपूर तरीके से एक तहरीक के अंदर शामिल होता। लेकिन इस वक्त आप देखें पिंडी के अंदर और पेशावर के अंदर अच्छी खासी तादाद हमने देखी लोग आए हैं, लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए आए थे। वो सिर्फ वहाँ पे इस चक्कर में आए थे कि शायद वो हमारी तस्वीरें कहीं चल जाएंगी, हमारी खबर कहीं आ जाएगी, हम अपनी लीडरशिप की नज़र में आ जाएंगे। लेकिन जो मकसद था वहाँ पे जब जेलों के अंदर जाने का टाइम आया, आपने देखा कि ऐसा ऐसा सारे लोग इधर उधर हो गए, कोई भी गाड़ी के करीब नहीं गया। उनको अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस उनको दावत देती फिरेगी, पुलिस ऐलानात करती फिरेगी कि आए आपके लिए जेल के अंदर जगह तैयार है, आप गाड़ियाँ तैयार हैं, आपको ले चले। ये तो सोचा भी नहीं था उन्होंने।
लेकिन अब जबकि ये चीज़ आ चुकी है तो मेरा ख्याल है कि अब सियासी कारकुन अगर हैं तो उन्हें थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ा आगे बढ़े। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हफ्ता 10 दिन आप जेलों के अंदर रह लेंगे तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ता है। आप समझते हैं कि अगर आपकी तहरीक इससे कामयाब हो सकती है तो कामयाब बनाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। गाड़ियाँ तैयार हैं, पुलिस आपकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है, तो बैठें और जाएं अपनी मेहमान नवाजी एंजॉय करें। फिर सही है जी, एंजॉय करें। आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि इज्जत रखने के लिए कुछ कर लें, मेहरबानी करें। डॉक्टर साहब आपको इन्वॉल्व करते हैं। जनाब डॉक्टर साहब, एक पहलू तो ये है कि लीडर नज़र नहीं आ रहे, दूसरा पहलू ये है कि जो नौजवान अगर वो इनके वरगलाने के ऊपर वो जेल में चले जाते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि आप उस्ताद भी हैं, पढ़ाते भी हैं, उन नौजवानों को भी ज़रा बता दें कि फिर जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, FIR तो उनके ऊपर दर्ज होगी, तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या, खान साहब ने बताया कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा? कल जब वो नौकरी लेने के लिए जाएंगे, कल जब वो बाहर पढ़ने के लिए या मुलाजमत के लिए जाएंगे तो उन्हें फिर पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट और क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी मुकदमात होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस में सज़ा याफ्ता शख्स नायल होता है किसी सरकारी ओहदे के लिए, कैरेक्टर के लिए। तो जो सियासी मुकदमात होते हैं वो एक वक्त के जो कैदी होते हैं वो दूसरे वक्त के हाकिम होते हैं और उनके सामने, तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन इसमें सोचने की बात ही सर एक पॉइंट और, मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि कानून का एहतराम करना चाहिए। दूसरा, जेल में उनके लिए सीखने की अपॉर्चुनिटी है। मेरी खुद ख्वाहिश है, ज़माना तालिब इल्मी में मैं जेल में भी गया, अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरी फिर ख्वाहिश है कि मैं किसी दिन इंसानी हकूक़ की खातिर, सियासी आज़ादियों की खातिर जेल में लाऊँ। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, वो सुप्रीडेंट जेल हैं, तो शायर भी थे यूनिवर्सिटी के ज़माने में, तो उनकी किताब की तकरीब रखी तो बड़े शर्मिंदा यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर और शर्मा के वो बात करें, तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप क्यों शर्माते हैं, दुनिया का बड़ा अदब जेलों में तख्लीक हुआ है, दरसगाहों में नहीं हुआ। तो अगर ये सोचना चाहें तो ये मौका है। गांधी से लेके, बाचा खान से लेके और मौलाना मौदूदी ने अयूब खान का शुक्रिया अदा किया कि मैंने जो तफहीमुल कुरान लिखी, मुझे फरागत न मिलती अगर मैं न जेल। फैज़ साहब ने जिंदान नामा लिखी, जालिब ने, लेकिन कहाँ राजा भवज और कहाँ गंगू तेली। यानी आप ये देखिए, कोई मुकाबला है, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ये मैं जो लोग अंदर जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि गौर करें, वो बड़े सगीर की तारीख पढ़ लें। सोलंकी साहब के लिए एक फिक्र है, देखें कि वो यही पढ़ लें कि महात्मा गांधी ने जेल भरो तहरीक क्यों शुरू की, क्या वो एंटी कॉलोनियलिस्ट मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, और वो जो बरतानवी इस्तेमार के ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक चलाई जिसमें बड़े बड़े रहनुमा शरीक हुए, उसके क्या मुकास, जेल में उन्होंने किताबें लिखी। तो ये जो आप मुस्तार ले लेते, रंज लीडर को बहुत है आराम के साथ, ये तो सारा सियासी फलसफा गलत कर दिखाया कि अगर खान साहब चले गए तो मूवमेंट क्या होगा। इसका मतलब है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नेल्सन मंडेला और मौलाना मौदूदी, बाचा खान, तारीख के जितने बड़े लीडर हैं, मौज़े तुंग, वो सब जो थे, लेनिन, उनका तो कोई सियासी विजन ही नहीं था क्योंकि वो जेल में गए और पीछे से तहरीकें भी चलती रहीं। ये अजीब इस्तदलाल इन्होंने दिया। और वो वक्त ऐसा था कि जेल से उनकी डाक भी नहीं आ सकती थी, खबर भी नहीं आ सकती थी, पर उन्होंने जेल में बैठ के ना सिर्फ अपनी खुद नवश लिखी, अदब तख्लीक किया, उनके खतूत जो उन्होंने आम ख़त कारकुनों को लिखे हैं, लोगों ने आज वो फ्रेम करा के रखे हुए, उनके ऊपर PhD के थीसिस हुए हैं। लेकिन ये लोग, ये टिकटॉकर में जिंदा हैं, ये मिलियन लाइक्स, एज ऑफ स्पेक्टेकल में जिंदा है कि मैंने फ़ोटो खिंचवा ली, मैंने सेल्फी दे दी। शाह का फरमान हुआ कि गिरफ्तारी दे दो, पर शाह फरमान ने गिरफ्तारी नहीं दी। शाही फरमान शाह का फरमान है और शाह फरमान उससे भागता फिर रहा है। तो ऐसे तहरीकें तो नहीं चलती, बिल्कुल तहरीकें ऐसे नहीं चलती। लेकिन आपका मौक़िफ़ ये है कि जो सियासी मुकदमात उसके लिए सीखने का बड़ा उनमें कोई इशू नहीं है। मुझे आप एक फिक्र की इजाजत दें, आसिफ अली जरदारी का जो सियासी विजन है वो इस वजह से विजन है कि उन्होंने जेल के अंदर सोचा इस सोसाइटी की हकीकत के बारे में, और आज उनका पॉलिटिकल विजन जेल में रहने की वजह से मैं ये समझ, जेल से भागने वाले, जेल से कतराने वाले कभी पॉलिटिकल विजडम का शिकार नहीं हो सकते। अगर आपने नौजवानों ने मुताला करना है तो हर तरह की बदतरीन जेल के आयाम में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुक लिखी है FIM असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल किया गया
तो उसका एक एक इक़्तिबास आज न देख लें कि 30-40 साल गुजर गए जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी को, लेकिन उसकी एक एक सतर में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने खून से लिखा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्या होगा। उसने लाहौर जुडिशरी के बारे में उसने लाहौर हाई कोर्ट के जजों को भी मुखातिब किया। उसने मुझे कहा कि मुझे अदालती कत्ल करने वाले तारीख में जो है वो शर्माएंगे। सर आपका और फिर हमने देखा कि मौलवी मुश्ताक के जनाजे को छोड़ के भागे। आज वो साफी भी लाहौर में जिंदा है। जब शहद की मक्खियों ने हमला किया तो वो साफी जो जुल्फ़कार अली भुट्टो की कलम से किरदार कशी करते थे और वो मुतअस्सिब जज जो कलम का सहारा लेके उसको अदालती कत्ल करते थे, दोनों आज तारीख में के कूड़ादान में दफन हो गए और जुल्फ़कार अली भुट्टो जिंदा है। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कहते हैं कि जनाब ये सारा कुछ जेल के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी का अवेल करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या कारी भी अवेलेबल है या नहीं है, वो पढ़ने वाला भी अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो और न लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा न करो बल्कि भाई भाई बनकर रहो। वेलकम बैक टू प्रोग्राम। जी सजाद साहब, आपकी तरफ चलते हैं जनाब। सरगोदा जलसे में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अवाम के लिए जेलें और खान साहब के लिए और लीडर्स के लिए बेलें। किस हद तक ये अब तस्दीक हो गई है कि जो रवैया इन्होंने रखा है जेल भरो तहरीक में, इसकी बड़ी नाकामी की वजह खुद इनका अदम दस्तयाबी है, खुद दूसरे दिन इनकी अदालतों के अंदर हाजिरी है और खुद अपने फॉलोअर्स को यह पैगाम देना है कि ये तो जेलें आपने भरनी थी, हमने थोड़ी भरनी थी। यासर जिस वक्त जेल भरो तहरीक के लिए ये लोगों को मोटिवेट कर रहे थे इमरान खान साहब अपनी तकरीर में,
उसी दिन उससे अगले दिन जो था वो अपनी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट जा रहे थे, शायद आपको याद होगा एग्जैक्टली टाइमलाइन। तो जब एक लीडर अपने आप को जेल से बचाने के लिए हिफाजती ज़मानत हासिल कर रहा हो तो वो कैसे मोटिवेट कर सकता है अपने वर्कर्स को कि वो जाके जेल भरेंगे। और फिर हमने देखा कि लाहौर में बिल्कुल कारकुनों में कोई एक्टिविज़म नहीं था जेल भरने के लिए। यही वजह थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और दूसरे लोग जो थे वो माल रोड पर आए और उन्होंने गिरफ्तारी दी, और उसके नतीजे में कुछ वर्कर्स भी जो थे वो कोई साइजेबल वर्कर्स मौजूद नहीं थे माल रोड पे। सारे जर्नलिस्टों ने देखा, सारे मीडिया ने देखा। अच्छा, फिर जो जिस तरह से उनके साथ हुआ, उनको किसी को अटक पहुंचा दिया गया, किसी को डेरा गाजी खान पहुंचा दिया गया, तो पेशावर वालों ने उससे अकल सीखी कि जनाब इससे बेहतर यही है कि छोटा मोटा सियासी पाखंड करें और घर को वापस जाएं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारा लीडर जो आराम कर रहा है ज़मान पार्क में, तो हमें क्या ज़रूरत है जेलों के धक्के खाने की। और इसी तरह रावलपिंडी में हुआ। रावलपिंडी में शेख रशीद 4 दिन से कह रहा था कि जनाब पिंडी में हम ये करेंगे वो करेंगे, आज वो नज़र नहीं आए वहाँ पे। चंद लोगों ने वहाँ पे गिरफ्तारी दी है और कुछ को तो मंजरा रोड पे जाके छोड़ दिया गया। तो बेसिकली जो इनका बयानिया था कि जेल भरने का मकसद ये था कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इनके बाज़ लोगों को गिरफ़्तार कर रही थी, तो ये एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हमारे सारे वर्कर गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि हम तो एक अलामती गिरफ़्तारी देना चाह रहे थे, वैन पे बैठ के वैन से उतरना चाहते थे, CCPO के दफ्तर जाके चाय पीना चाहते थे और शाम को अपने घर जाना चाहते थे। जनाब ये गवर्नमेंट ने तो हमें मुख्तलिफ केसेस में पकड़ लिया है। अब सबकी बेगमात जो हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में पहुंच गई हैं और बेल्स के लिए। और जो आज लाहौर हाई कोर्ट में इनकी जिस तरह से आपने मेंशन किया, जज साहब ने जो इनकी दुर्गत बनाई कि आप लोग तो खुद कह रहे हैं कि हम जेल जाना चाहते, तो आप किस बात के लिए कह रहे हैं कि जनाब हमें ज़मानत चाहिए। तो बेसिकली ताहिर नईम मलिक साहब ने जो पर्ल्स ऑफ विजडम अभी बखेरे हैं वो कतन भी इन लोगों के साथ रिलेट नहीं करते कि ये देखें, जेल जाना जो होता है ना वो किसी सियासी कारकुन के लिए, इंसानी हकूक़ के कारकुन के लिए एक मेडल होता है। लेकिन ये तो बेसिकली बनावटी कारकुन हैं ये सारे, और बनावटी लीडर हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है जब आप मज़ाहमत करते हैं, जब आप रेजिस्टेंस का किसी का हिस्सा बनते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को जिस बुरे तरीके से PTI ने ज़ाया किया और जिस तरह से रोए हैं ये शहबाज गिल की गुफ्तगू और इक़्तिदार में जिस तरह से वो गालम गलोच करते थे, और जब वो कचहरियों में उनको देखा गया तो वो नाकाबिले बयान है उनकी हालत। इसी तरह आज़म सवाती साहब जो हैं वो मीडिया पे आके बिलबिला के रोते रहे हैं। फवाद चौधरी साहब इंटरव्यू के दौरान रो पड़े थे। और अगर इमरान खान साहब कुछ दिन जेल में चले जाए, अभी भी सुना है कि वो जब वजीराबाद वाले वाक़े की कहानी सुनाते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये रोंदू पार्टी है बेसिकली। ये किसी तरह इनको बाजवा साहब ने और पाशा साहब ने मैनेज करके इक़्तिदार दिला दिया था। अब वो वापस उस इक़्तिदार को चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इसी तरह लोगों को गुमराह करके जिस तरीके से वो अपना बयानिया घड़ते हैं, जिस तरह से उन्होंने मीडिया को एंगेज किया हुआ है, रोज़ एक नई कहानी लेकर आते हैं मार्केट में, और वो इसी तरह अपना ये जो टिकटॉक टाइप पॉलिटिक्स है इनको वो चला रहे हैं। बेसिकली मैं नहीं समझता कि इनकी सियासत में कभी कोई डेप्थ है। जो इमरान खान साहब भाषण देते हैं उसमें कोई डेप्थ हो, उसमें कोई अकल और इल्म की बात हो। आप कह रहे हैं सतही किस्म की ये स्कीम थी और इसका जो नतीजा है वो भी सतही निकल। आपको ये भी बताते चलें कि जनाब कौमी असम्बली के जो 27 हलके थे जिन पे इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, उनमें रावलपिंडी के 6 हलके भी शामिल हैं, जबकि फैसलाबाद, खुशाब, लाहौर, मुल्तान, विहाड़ी, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, लैया में भी ज़मीनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। आप ज़रा आते हैं प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब, और प्रोग्राम के दूसरे मौजू में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ के हवाले से, जिन्होंने
पै दर पे तसलसल के साथ जो है वो जलसों का इनकाद किया है, पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं, और जो रिस्पांस उनको मिल रहा है, जिस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, और वो जो मज़ाहमती बयानियाँ लेकर वो शुरू से चली थी और उसके अंदर कंसिस्टेंसी हमें नज़र आती है कि उसी बयानिए को वो लेकर आवाम तक पहुँच रही हैं और आवाम उस बयानिए को लगता ऐसे है कि वो रिस्पॉन्ड भी कर रही है। इस पर हम ज़रा बात कर लेंगे और पहला सवाल जो है वो साहिबा से होगा कि ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज साहिबा का जो मज़ाहमती बयानिया है, क्या नवाज लीग में नई जान डाल सकता है? देखिए, जो नवाज लीग थी ना, उनमें मज़ाहमती सियासत जो थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी और मज़ाहमत की अलामत उनको समझा भी नहीं जाता था। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनहा ना लेने पे निकाला गया तो एक नई नवाज लीग हमें नजर आई, जिनका एक बयानिया था। बयानिया क्या था? वोट को इज्जत दो, और उस बयानिया के ऊपर वो कायम भी रहे। इसी वजह से जब नवाज शरीफ साहब थे, उनको और मरियम नवाज को जेल भेजा गया था 2018 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि और अब ये बात सामने भी आ गई है कि किन की फरमाइशों पे ये भेजा जा रहा था, क्योंकि जाहिर है इमरान ने अगर आरटीएस को बिठा के और एक हम पे मुसल्लत होना ही था, तो उसके लिए जरूरी था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो थे वो जेल में हो। फिर जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम नवाज बेल से निकली, तो वो अवाम में जा रही थी। अवाम जिस तरह उनको रिस्पॉन्स कर रहा था, तो उस वक्त भी इमरान हुकूमत को बड़ा उनसे खतरा लाहक हो गया और फिर नैब के एक झूठे केस के अंदर फिर उनको जेल में भेज दिया गया। लेकिन वो जब जब निकलती थी, वो तब तब अवाम उनको उनके जो नारे थे, उनका जो बयानिया था, उसके ऊपर रिस्पॉन्स देती थी। और मरियम नवाज जो है इस वक्त मज़ाहमत की अलामत बन चुकी हुई हैं। अब वो वापस आई हैं एक नए बयानिए के साथ। अब वो आ रही हैं उस साजिश को बताने के लिए कि कैसे उनके वालिद के खिलाफ 5 का एक टोला था जिसने ये साजिश की है। तो नवाज लीग के अंदर एक नई जान नजर आ रही। वो वोटर, वो कारकुन जो मायूस हो चुका हुआ था, जो इस वजह से भी मायूस था कि उनको लीडरशिप नजर नहीं आ रही थी, इस वजह से भी मायूस था कि उनकी पार्टी हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट लेती रही थी। लेकिन इस वक्त चूंकि जो 4 साल का जो माशी जो एक तबाहकारी थी, उसको भी ठीक करने में टाइम लगता है, क्योंकि रातों रात तो चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। तो उसकी वजह से जो रियासत को बचाया गया है सियासत की कुर्बानी देके, वो आवाम को समझाना बहुत जरूरी था कि ये जो सारा कुछ है, ये जो मसाइल हैं, ये मसाइब जो हमारे ऊपर आए, उसकी वजह क्या है, किन लोगों की वजह से। तो वो बताने के लिए भी आपको एक लीडरशिप की जरूरत थी। तो वो लीडरशिप अब मरियम नवाज की सूरत में सामने आ गई है। हमें अब नजर आ रहा है कि वो जब जा रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं, उनका वर्कर उनके साथ है, उनके कारकुनान उनके साथ है। सोशल मीडिया के ऊपर एक हमें चेंज नजर आ रहा है, एक नया बयानिया हमें नजर आया और एक नई नवाज लीग जो है वो नजर आई है। तो जैसे जैसे मरियम नवाज के मजीद कन्वेंशन होंगे, वैसे वैसे हमें इनके अंदर नई मुजाहमत की एक लहर दौड़ती हुई नजर आएगी। तो मरियम नवाज के आने के बाद नवाज लीग में जो जान पड़ी है, वो अब आपको जो जनरल इलेक्शन होंगे उसके रिजल्ट में वो सारी चीजें नजर आएंगी। आप कह रहे हैं नतीजा जो है जनरल इलेक्शन में आएगा। मुर्जा सोलंकी साहब फरमाइएगा कि जो आज हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज का जो वोटर है वो सवाल पूछता है और बड़े क्रिटिकल सवाल पूछ रहा है। वो ये भी सवाल पूछता है कि जी जब भी इकॉनमी को बेहतर किया जाए तो फिर अचानक से हमें हटा क्यों दिया जाता है। क्या ये जो सवाल अब मुस्लिम लीग नवाज के वोटर के लबों के ऊपर आ गए हैं, ये उसी मज़ाहमती बयानिया का नतीजा है जो मरियम नवाज साहिबा लेकर चली हैं? देखें जी, पाकिस्तान की तारीख में किस वक्त क्या होता है और क्यों होता है, ये संजीदा सवालात हैं, सियासत के भी और तारीख के भी, और लोगों को उनका जवाब मिलना चाहिए। मरियम एक नौजवान लीडर हैं और ये नौजवानों का मुल्क है, और कोई भी अवामी जमात एक अवामी लीडर के बग़ैर और अवामी लीडर्स के ग्रुप के बग़ैर नहीं चलती। अब मुस्लिम लीग नून का ये अलमिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ 2017 में, और उसके बाद जिन हालात में उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा, तो उसकी वजह से काफ़ी अरसे से जो एक अवामी जो क़ियादत है वो उस तरह से मुहैया नहीं थी मुस्लिम लीग नून को। और जिस नए रोल में मरियम नवाज आई हैं, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है इस जमात को एक तक़वियत मिली है, लेकिन ये तक़वियत और बढ़ेगी और इसमें इजाफ़ा होगा और कामयाबी उनको
सिर्फ उस सूरत में मिलेगी कि इस मुल्क की मईशत और सियासत के जो अहम जो सवाल हैं और जो चैलेंजेस हैं उस पर एक ठोस और वाज़ेह प्रोग्राम वो दें और उस प्रोग्राम के तहत और उसके इर्द गिर्द लोगों को मुतहरिक भी करें और अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म भी करें और उस पार्टी को एक हकीकी वफाकी पार्टी बनाएं जिसकी सिंध के अंदर भी जड़ें हों, जिसकी बलूचिस्तान के अंदर भी हों, पंजाब के अंदर तो है ही और खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो उससे ज़्यादा कामयाबी होगी। आपको याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो जो चारों सूबों की जंजीर बनी थी वो एक दिन में नहीं हुआ था, उसके पीछे कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, उसके लिए एक विजन की ज़रूरत होती है। तो हम तो यही कहेंगे, गुड लक टू हर। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो ग्राउंड का नतीजा आएगा वो यकीनन तय करेगा किस हद तक है। आज़म चौधरी साहब, आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा कि खान साहब भी ये इंदिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी मज़ामती सियासत कर रहे हैं, तो ये फरमा दीजिएगा जो उनका माजी रहा है इस मामले में और जो मरियम नवाज़ का माजी रहा है कि जब भी उन्होंने तकरीर की माजी में उस वक्त जब उनके ऊपर सऊबतें थीं और खान साहब जिस वक्त पीएम थे उस वक्त उनकी तकरीर और बाद की जो तकरीर हैं, क्या किसी तौर पे भी दोनों का कंपैरिजन हो सकता है मज़ामत के हवाले से, मज़ामती बयानी और सियासत के हवाले से? देखिए, मज़ामत की सियासत करना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। सियासत तो हर कोई कर लेगा, लेकिन सिस्टम के सामने खड़े होना और आंखों में आंखें डाल कर ललकारना, ये बहुत हिम्मत वाले जो सियासतदान है ये उनका काम होता है। आप देखें कि जब अदम एतमाद हुई पाकिस्तान के अंदर और पीडीएम की जब गवर्नमेंट बनी उसके बाद सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान इन पार्टियों ने उठाया जो हुकूमत में आई, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क की मईशत का सवाल था, मुल्क के अंदर बेतहाशा मसाइल थे और इन फैसलों के नतीजे में उन्हें सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा। और जिसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान सबसे पाकिस्तान के बड़े सूबे के अंदर उस जो बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग नून, उसको उसका सामना करना पड़ा। जो हमने जो ज़िमनी इंतखाबात देखे कौमी और सूबाई में, उसमें मुस्लिम लीग नून का नुकसान हमारे सामने भी आया। अब दूसरी तरफ जहाँ भी जितनी लीडरशिप मौजूद थी पाकिस्तान में वो तो हुकूमत में आ गई। अब इस पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना, इस पार्टी को मुतहरक करने के लिए यहाँ पे कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा चेहरा मौजूद नहीं था जो इसको मुतहरक कर सकता, क्योंकि मियां नवाज शरीफ लंदन में थे, मरियम साहिबा थी, उनको जब इस पार्टी के अंदर बाकायदा चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर करके बुलाया गया तो हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के अंदर एक नई तहरीक पैदा हुई और उनके अंदर एक नया हौसला आया। और आप देख रहे हैं जो उनके कन्वेंशन हो रहे हैं उसके अंदर मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो इस चीज़ का एहसास भी दिला रहा है कि वो मुतमिन है कि कम से कम कोई चेहरा उनकी रहनुमाई कर रहा है। और इस सूरत में आप देखें कि मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता अपना सियासी जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ रही है। और ये डैमेज तब जाके कंप्लीट मैं समझता हूँ हो सकता है जब तक अवामी मसाइल के ऊपर, मैं सोलंकी साहब से इत्फाक करता हूँ, अवामी मसाइल के ऊपर कोई ना कोई हल देना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा प्लान देना पड़ेगा जिससे लोग मुतमिन हो सके। सिर्फ कारकुन नहीं, आम जो पाकिस्तान की जो अवाम है उसके जो मसाइल इस वक्त मुआशी मसाइल हैं, उसके जो इस वक्त रोटी के मसाइल हैं, उससे निकलने के लिए कोई मुआशी प्लान ऐसा सामने आना चाहिए जिसमें मरियम नवाज साहबा जो एफर्ट कर रही हैं उसको मैं समझता हूँ और ज़्यादा उसको मिलेगी, तक़वियत मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ मरियम साहबा के साथ साथ अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने जितने डैमेजेस फेस किए हैं शायद वो सारे रिकवर किए जा सकते हैं और उससे बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त एक परसेप्शन पाई जा रही है कि मुस्लिम लीग नून अपने बहुत सारी सीटें हारने की वजह से शायद बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर नीचे गई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल है। ये सिर्फ एक परसेप्शन की हद तक है, लेकिन लोग एतमाद करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्योंकि मुस्लिम लीग नून उसमें जितना भी वर्कर है, जितनी भी उसकी लीडरशिप है, वो सारा उधर देख रहा है मियां नवाज शरीफ की तरफ। और मरियम के अंदर भी उन लोगों को क्योंकि मियां नवाज शरीफ नज़र आता है, इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहबा को इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस किस्म के कन्वेंशन के अंदर उनको इस्तकबाल किए जा रहे हैं। ठीक। और इस वक्त क्योंकि आप देखें बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि जी इसके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब तो ये ज़्यादा ऐड ऑन होगा
इस हवाले से डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, फरमाइएगा जनाब। हम बात करें मज़ामती बयानी के हवाले से, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनको भी देखना ज़रूरी है। मज़ामती बयानी के साथ साथ लोगों के मसाइल जो हैं उनको भी, जो सियासी तौर पर डैमेज PML नून को हुआ है जो सख्त फैसले करने की वजह से, वो किस हद तक मरियम नवाज साहिबा की जो पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजी हैं, रीस्ट्रक्चरिंग हैं, वो उसको डैमेज कंट्रोल कर पाएंगी? देखिए, एक तो चैलेंज ये था कि जब वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में थे तो उन्हें नायल किया गया और किस तरीके से उनको सियासत से एक्सक्लूजन हुई, और न सिर्फ उनकी हुई बल्कि उनके बाद जो PMLN की टॉप लीडरशिप थी, उनके अपने ख़ानदान के फ़र्द थे, उन्होंने भी सफ़र किया। ऐसे हालात में जो सियासी जमातें वो नॉर्मल और रूटीन की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है। लेकिन अब हमने देखा कि जो उनको मज़ाहमत की तारीख में भी उनका नाम है, और आखिरी जो उनका इमेज नैब अपीयरेंस में उन्होंने जिस तरह, इतने बंदे जेल भरो तहरीक में नहीं हुए जितने नैब अपीयरेंस में हुए थे, और वो ख़ुद वहाँ के गई तो कारकुन भी थे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि उनको नई माशरती हकीकतों का इदराक भी है, नए ज़राए जिसमें यूथ इंटरेक्शन है, जिसमें सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल है, जिसमें वर्कर्स को मुतहक करना है, जिसमें तंजीम साजी है ग्रास रूट लेवल पे, उसमें हमें वो मसरूफ़ नज़र आ रही। ये एक्टिविटी होनी चाहिए थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। अब वो इसके ऊपर तवज्जो दे रही हैं और उनके लिए काम नया नहीं। आपको याद होगा कि उन पर एतराज़ हुआ कि पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने ये इस पर काम किया, लेकिन जहाँ वो काम छोड़ के गई उसके बाद हमें वो काम नज़र नहीं आया। तो ये एक ज़रूरत है, उन्होंने दोबारा उससे किया और मुसलसल ये अमल है। मैं नहीं समझता सियासी जमातों को कि वो इसको इलेक्शन से रिलेट करें। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सियासत करनी है, उन्होंने मुस्तकबिल में भी करनी है और मौजूदा सूरत हाल में भी करनी है। तो ये कभी भी लेट नहीं है। नए तबकात से इंटरेक्ट करनी चाहिए, पार्टी की जो इकनॉमिक और सोशल बेस है उसको वाइड करना चाहिए। इक़्तिदार की पार्टी और होती है। आप चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल देख लें तो उनकी तंजीम ही और है, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, जो सेक्रेटरी जनरल कम्युनिस्ट पार्टी के, इसके अलावा बाकी लोग तंजीम में काम करते हैं। हमारे सियासी जमातों का अलमिया ये है कि तंजीमी ओहदे और जो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, पार्टी ओहदे और हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ, दोनों के दरमियान हम कोई फासला नहीं रखते और यूँ पार्टी सफ़र करती। अब जो आपका ये सवाल है कि ये इलेक्शन ईयर भी है, मुतहरिक भी हैं, चैलेंजेस भी हैं इकॉनमी के, इसके अंदर इन्हें अवाम को बताना होगा कि हमें आए हुए इतना माह हुए, ये चीज़ें हमें विरसे में मिली हैं, इस हद तक हम कर सकें। यहाँ हमारे हाथ बंधे हुए थे और उसकी बड़ी अच्छी इब्तिदा हुई है कि जो 200 अरब का सादगी का रिफॉर्म पे जो एतराज़ किया जाता था। वक्त शॉर्ट है सर, मुझे जल्दी से जो है सजाद साहब को भी इन्वॉल्व करना है। सजाद साहब भी फरमाइएगा, 2017 के बाद ये कहा जाता था कि शरीफ खानदान की सियासत खत्म कर दी गई है, जो री इमर्जेंस हुई है मुस्लिम लीग नवाज की, उसके अंदर कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है मरियम नवाज के उस मज़ामती बयानिए की, और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि जो यूथ वर्सेस अंकल्स का मामला था PMLN के अंदर, वो किस हद तक हमें जो विजुअल्स देखने को मिले रावलपिंडी के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी, अब हमें वो ओवरकम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो मरियम साहबा अभी रिसेंटली पाकिस्तान वापस आई थी और उस वक्त जब उनके चिचा की गवर्नमेंट है मुल्क में, और मुल्क में कुछ ऐसे फैसले किए गए, IMF के पास जाना पड़ा जिसके नतीजे में महंगाई भी बढ़ी, तो मरियम साहबा ने जितने भी इससे पहले इंटरेक्शंस किए, तंजीमी इजलास जो बहावलपुर में और कई जगह पे जो जाके मुख्तलिफ एड्रेस किए, उसमें तो वो फाइट कर रही थी उस सिचुएशन के साथ, जो सिचुएशन एक आम हालात में एक गवर्नमेंट में जब पार्टी होती है तो उसमें जो इश्यूज होते हैं उसमें आप खुल के बात नहीं कर पाते। लेकिन कल जो सरगोदा का जलसा हुआ ना, उसमें असल मरियम खुल के सामने आई हैं। ये मैं समझता हूँ कि उनका पहली एंट्री है वो वाली एंट्री जो कि गवर्नमेंट बनने से पहले जब अपोजिशन में थी मरियम नवाज़, तो उस वक्त की जो तकारीर थी ये बिल्कुल उसके साथ मैच करती हैं।
मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं एक्सेप्ट करता कि जनाब आपकी कारकर्दगी अच्छी हो तो तभी लोग वोट देते हैं। इमरान खान साहब को जब निकाला जा रहा था तो वो बैडली अनपॉपुलर थे, लेकिन जैसे उनको इक़्तिदार से बाहर निकाला तो किसी ने उनकी कारकर्दगी नहीं देखी, बल्कि वो जो उन्होंने जाली एक बयानिया गढ़ा था उसके नतीजे में एक वेव क्रिएट कर दी थी। इसी तरह मरियम नवाज साहबा ने कल जो ललकारा है सिस्टम के अंदर, जो हैंडलर्स हैं जो अभी तक इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब को जब उन्होंने नाम ले के पुकारा है तो उसके नतीजे में एक नई बहस और एक नई लहर शुरू हुई है, वही वाली जो मज़ाहमती लहर है। मैं समझता हूँ कि उनको इसी तरह अपना दबाव बरकरार रखना चाहिए इस सियासत पे, और इसी तरह अपने मज़ीद जलसे पंजाब में करने चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कल ये स्टोरी ब्रेक की अपनी तकरीर के दौरान के अगला जलसा जो सरगोदा में होगा उसमें मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन का ऐलान होने के फ़ौरन बाद मियां साहब की वापसी का कोई रास्ता खुल जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि ये बात दुरुस्त है कि जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने तंजीमी ढांचे को, अपने जो तंजीम का मतलब दफ्तर होते हैं सियासी पार्टियों के और सेक्रेटरी जनरल की जो पावर्स होती हैं, जिस तरीके से तंजीम चलाई जाती है, हमारे यहाँ हुकूमत में जाने के बाद तंजीम को भूल जाते हैं लोग, और जब अपोजिशन में भी होते हैं तो लीडर सेंट्रिक आम तौर पे मामलात रहते हैं। पंजाब में यहाँ पे मुस्लिम लीग हाउस था एक बड़ा रवायती, वो चला गया चौधरी शुजात फैमिली के पास, तो अब मुस्लिम लीग नून के पास भी कोई बड़ा ऑफिस नहीं है उस तरह का ना। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है। हैव टू मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, शनीला अमार साहबा का, ताहिर नईम मलिक साहब का, सज्जाद अनवर साहब का और आजम चौधरी साहब का। आप तमाम मेहमानों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज के मौज़ूआत को समेटा है जनाब। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।